अभिनव ने लक्ष्य के परिवार को ढूंढने की ठान ली थी और डॉन को उसके बीच कुछ नहीं बोलने के लिए फटकार दिया था। अभिनव की डांट से डॉन और रंजन दोनों पीछे सिर झुकाए हामी भर रहे थे। जी जी बॉस। इसी वक्त अभिनव के फोन पर एक मैसेज आ गया था जो कि अकरम ने भेजा था। अकरम का मैसेज पढ़ते हुए गुस्से से भरे अभिनव ने सांस छोड़कर अपने आप को शांत किया और फिर धीरे से कहा, देखो तुम दोनों अभी निगरानी पर ही लगे रहो। लक्ष्य के परिवार को ढूंढने का जब भी मैं प्लान बनाऊंगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? ठीक है बॉस। डॉन और रंजन ने अपनी गर्दन ऊपर करते हुए कहा। इसी वक्त अभिनव ने उन्हें रियर मिरर में देखा और कहा, गुड। डॉन, उस हर्ष से बात करके उसे इस पिज्जा की सिचुएशन समझा दो और रंजन तुम उसे पिज्जा डिलीवर करवा दो। अभिनव के ऑर्डर देते ही दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। यस बॉस, तुम दोनों अब जा सकते हो। रंजन और डॉन ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अपना अपना दरवाजा खोलकर वो बाहर निकल गए। उनके गाड़ी से निकलते ही अभिनव ने अपने फोन में अकरम का नंबर डायल कर दिया। टाइगर। अकरम ने फोन उठाकर धीरे से कहा, मुझे रंजन ने सारी बात बता दी है। आई नो तुम अभी काफी बिजी चल रहे हो पर हमें एक मीटिंग कर लेनी चाहिए। अभिनव ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है, कल सुबह मिलते हैं। पुलिस स्टेशन से निकलते ही मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। पुलिस स्टेशन? मैं कुछ समझा नहीं। अकरम ने हैरान होते हुए पूछा। लंबी कहानी अकरम, कल मिलकर ही बताता हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर कल। अकरम ने सांस छोड़ते हुए कहा। श्योर, बाय। अभिनव ने तुरंत ही फोन काट के डैशबोर्ड पर रख दिया। गाड़ी चालू करके वो फिर से सिंह परिवार के घर की ओर चलने लगा था। गैरेज में गाड़ी पार्क करते हुए ही अभिनव को ना सिर्फ शरीर से बल्कि दिमाग से भी थकान महसूस हो रही थी। एक काम खत्म होने से पहले ही उसके सिर पर दूसरा काम तैयार रहता था और इस बार वो काम था लक्ष्य के परिवार को ढूंढ निकालने का। हालांकि इस बार अभिनव के लिए भी ये काम पेचीदा था क्योंकि इसमें पूरे परिवार की जान दांव पर लगी थी। अभिनव नहीं जानता था कि उस परिवार को कहां और कैसे हालातों में छिपा कर रखा है, इसीलिए एक छोटी सी गलती भी उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। घर के अंदर आकर अपने रूम में घुसते ही अभिनव को कुछ अजीब लगा। उसे महसूस हुआ कि आज पहली बार इतनी रात को अनन्या अपने कमरे में नहीं थी और अगर वो अपने कमरे में नहीं थी इसका मतलब वो घर में और कहीं भी नहीं हो सकती थी। अनन्या, कहाँ हो तुम? अभिनव ने आवाज ऊंची करके पूछा। उसे लगा कि शायद अनन्या बाथरूम या बालकनी में हो, लेकिन जब उसे जवाब नहीं मिला तब उसने फोन निकालकर उसे कॉल कर दिया। घंटी बजती रही लेकिन अनन्या ने कॉल नहीं उठाया, जिस बात से अब अभिनव फ्रस्ट्रेट होता जा रहा था। वो उसे ढूंढने के लिए कमरे के बाहर जाने लगा, लेकिन कमरे का दरवाजा खोलते ही उसे अचानक अनन्या सामने से आती हुई दिखाई दी। तुम कहाँ थी? तुम कहाँ थे? अनन्या ने अभिनव के सवाल पर सवाल किया। पहले मैंने पूछा ना, तुम चल कर आ रही हो अंदर, मैं तो यही खड़ा था। अनन्या ने गुस्से से अंदर आते हुए जवाब दिया। मेरी मर्जी, मैं जिसके भी साथ थी, तुम्हें क्या? इस तरह से बर्ताव करना बंद कर दो जैसे हम दोनों असली शादीशुदा कपल्स हो। अभिनव ने उसे अंदर जाते हुए एक पल के लिए देखा और फिर आंखें छोटी करके पूछा, तुम फिर से उस चिराग के साथ थी? हाँ तो तुम्हारे साथ रहूं? पटीचर जैसे? एक वो है जो रिंग लाकर देता है और एक तुम हो जो सिर्फ मुसीबतें लाकर देते हो। अनन्या ने खींचते हुए कहा। अभिनव समझ चुका था कि अनन्या के साथ फिर से मिलकर चिराग कुछ नई प्लानिंग कर रहा था, इसलिए अब वक्त था उसे भी जवाब देने का। सनी की अकल अभिनव ठिकाने लगा चुका था और अब बारी चिराग की थी। वो जल्द से जल्द देवेन की फाइल बंद करके चिराग की खोलना चाहता था। दूसरी ओर घबराए हुए देवेन ने भी दारू की बोतल खोल ली थी। वो नशे में डूबकर अपनी तेज चल रही सांसों को काबू करना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही वो बोतल को अपने मुंह के पास लाता, उसे फिर से आज जो कुछ भी हुआ उसका ख्याल आने लगता। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके इस कारनामे के बारे में टाइगर को पता चल चुका था। उसे लग रहा था कि अरबाज काफी पहुंचा हुआ आदमी था और वो ऐसा कुछ होने नहीं देगा। हालांकि अब देवेन को समझ आ गया था कि टाइगर से खतरनाक आदमी पूरे देश में कोई नहीं था। दारू को पीने के एक और नाकाम कोशिश के बाद देवेन ने बोतल साइड रखकर उस बैग की ओर देखा जो उसे रंजन देकर गया था। देवेन ने उसमें सारे पैसे गिन लिए थे, जिससे उसे पता चला कि असली नोट सिर्फ
35 करोड़ रुपए के ही थे और बाकी सारा पैसा पूरी तरह से नकली था। 35 करोड़ रुपए अपने आप में कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन देवेन उससे ज्यादा लगभग 100 करोड़ के ख्वाब लिए बैठा था। सिर्फ 35 करोड़ रुपए देवेन की जरूरतें पूरी कर देते, लेकिन उसके मन को शांत नहीं, और इसी अशांति से उसे फिलहाल काफी गुस्सा भी आ रहा था। गुस्से में ही उसने एक बार और दारू की बोतल उठाई और एक घूंट में ही खाली करके उसे दीवार पर फेंक कर फोड़ दिया। बोतल की दीवार से टकराते ही हजारों टुकड़े हो गए। उन टुकड़ों को देखकर देवेन को एक पल के लिए तसल्ली जरूर मिली थी, लेकिन फिर उसका फोन बजने लगा। देवेन ये सोचकर एक पल के लिए घबरा गया कि कहीं ये फोन टाइगर का तो नहीं था, लेकिन वो असल में वैभवी का था। अरे यार, हट! देवेन वैभवी का नाम देखकर और चिढ़ने लगा था। भले ही उसने उसके साथ शादी करने का सोचा था और आज रात वो उसे बाहर भी ले जाने वाला था, लेकिन फिलहाल उसका दिमाग कुछ भी जवाब या बहाना देने की परिस्थिति में नहीं था। उसने गुस्से से वैभवी का फोन काटकर सोफे पर पटक दिया, लेकिन कुछ सेकंड्स में ही वो फिर से बजने लगा। नहीं यार, कम ऑन! देवेन फिर से वैभवी का नाम देखकर चीख पड़ा। वो अपना फोन गुस्से से तोड़ देना चाहता था ताकि कोई और उसे डिस्टर्ब ना करे। हालांकि फिर उसे ख्याल आया कि वैभवी का फोन ना उठाने पर वो उसके घर पर भी आ सकती थी। एक पल स्क्रीन को देखते हुए देवेन ने अपने आप को कंट्रोल किया और फिर गहरी सांस लेकर उसे उठा लिया। हाँ वैभवी। देवेन, कहाँ हो यार तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? वैभवी की आवाज में नाराजगी झलक रही थी। वो एक्चुअली शॉवर ले रहा था, मैं बाहर आकर तुम्हें कॉल करने ही वाला था। देवेन ने अपना सिर मसलते हुए कहा। ओह, मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारे कॉल का। आज तुम मुझे सरप्राइज देने वाले हो, याद है ना? प्लीज अभी बता दो ना, आई कांट वेट। वैभवी की एक्साइटमेंट पर देवेन ने सांस छोड़ी और बोला, वो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर आकर ही बताऊंगा। क्या तुम मेरे घर पर आ रहे हो? वैभवी थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन वो खुश भी थी। हाँ, मैं आ रहा हूँ। कुछ चीजें हैं, उन्हें सेटल करके आज रात तुम्हारे घर ही रुकूंगा। ठीक है, फिर जल्दी से आ जाओ। वैभवी ने मन ही मन खुश होते हुए कहा। देवेन जैसे आदमी को अपना बॉयफ्रेंड बना पाने पर उसे बहुत गर्व था और वो किसी भी हालत में उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। अब जब देवेन उसके घर आकर उसके साथ रात बिताने को भी तैयार था, तो वो समझ गई थी कि देवेन भी उसमें काफी इंटरेस्टेड था। जहां वैभवी ये सब सोचकर अपने ख्वाबों के बादलों में चल रही थी, वहीं देवेन अपना सिर पीटकर दो धारी तलवार पर लड़खड़ा रहा था। ठीक है, अभी मेरी ऑनलाइन मीटिंग है, मैं ये खत्म करके आता हूँ, बाय। देवेन ने बहाना बनाया और तुरंत ही फोन टेबल पर पटक दिया। वो फिर से अपने पैसों को इकट्ठा करने के लिए उस बैग के करीब गया। सभी असली नोटों को बैग से बाहर निकालने के बाद ही देवेन ने अचानक देखा कि नीचे रखे नकली नोटों के बंडल के बीच एक लिफाफा भी छिपा हुआ था। देवेन उस लिफाफे को देखकर चौंक गया। उसने धीरे से उसे बाहर निकाला और फिर खोलकर उसमें से एक चिट्ठी भी निकाली। तुमने 100 करोड़ में कंपनी बेची है ना देवेन कुमार, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे शेयर्स के पैसे दे दिए, यानी कि 30 करोड़। वैसे बाकी के शेयर्स 30% ही थे, पर तुम पर दया खाकर मैंने 5 करोड़ और दे दिए। मौज करो, आज की रात नींद ले लो आराम से, वो भी बिना अलार्म लगाए, क्योंकि कल सुबह वैसे भी पुलिस जगाने आ ही जाएगी। तुम्हारा प्रिय टाइगर। उस चिट्ठी को पढ़ते हुए देवेन के हाथ कांपने लगे थे। भले ही टाइगर ने उसे उसके हक के पैसे दे दिए थे, लेकिन देवेन को यह भी पता था कि पूरे 30% शेयर्स उसके नहीं थे। उन शेयर्स में 20% हिस्सा चिराग का भी था। देवेन ने पहले चिराग को भी उसके पैसे देने का सोचा था, लेकिन बैग में सिर्फ 35 करोड़ रुपए देखकर वो सारी उम्मीदें खो बैठा था। उसे ये डर था कि अब चिराग उसके पीछे ना पड़ जाए, और उससे भी ज्यादा डर फिलहाल उसे चिट्ठी में लिखी पुलिस वाली बात से था। पहले तो उसे ये धमकी सीरियस नहीं लग रही थी, लेकिन मीटिंग में अरबाज ने भी उससे यही कहा था। इनफैक्ट सिर्फ अरबाज ही नहीं, बल्कि देवेन ने यह धमकी किसी और से भी सुनी थी, और वो टाइगर नहीं था। कुछ सेकंड तक अपना सिर पकड़कर सोचने के बाद ही देवेन को एहसास हुआ कि पुलिस के नाम से उसे और किसने धमकाया था, और ये जानकर वो दंग भी रह गया था। वो और कोई नहीं बल्कि अभिनव ही था।
अगर सिर्फ अभिनव जैसा फटीचर ये बात बोलकर जाता तो देवेन उसे रत्ती भर भी भाव नहीं देता, लेकिन अरबाज और टाइगर की ओर से भी वही सुनकर उसे दाल में कुछ काला लगने लगा था। उसे धीरे धीरे महसूस हो रहा था कि उन तीनों की ये एक ही बात कोइंसिडेंस नहीं हो सकती थी। कहीं कहीं ये अभिनव टाइगर की जान पहचान का तो नहीं? देवेन चाहे कितना भी नकार दे, लेकिन सब कुछ जान लेने के बाद ही उसके मन में यही सवाल घूमते जा रहा था। दिमाग पर जोर डालते हुए उसे यह सवाल का जवाब अब हाँ भी लगने लगा था, खासकर तब जब उसे आज अभिनव का बर्ताव याद आया। वो महसूस कर पा रहा था कि पिछली बार के मुकाबले आज अभिनव काफी ज्यादा कॉन्फिडेंटली और बहादुरी से बात कर रहा था। बट हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? कहा वो टाइगर और कहा वो डिलीवरी वाला? देवेन अपना सिर पकड़कर चिल्लाए जा रहा था और इसी वक्त दारू की टूटी हुई बोतल के टुकड़ों के बीच उसने पैर रख दिया। उसके पैर से तुरंत ही खून निकलना शुरू हो गया और वो जमीन पर बैठकर दर्द में कराहने लगा। पैर में कांच के टुकड़ों से भी ज्यादा तकलीफ उसे ये सोचकर हो रही थी कि अभिनव का टाइगर के साथ क्या रिश्ता हो सकता था। उसे ये भी लगा कि क्योंकि उसने उस लड़के की हर दम बेइज्जती की और उसे गुंडों से पिटवाने की कोशिश भी करी, इसलिए वो पुलिस को भेजने की बात कर रहा था। हालांकि अगर वो टाइगर का करीबी है तो फिर उसे बदला लेने के लिए पुलिस की भी जरूरत नहीं थी। वो अकेले ही टाइगर की मदद से देवेन के चिथड़े उड़ा सकता था। अभिनव, साले कौन है तू? टाइगर का असिस्टेंट, दोस्त, भाई, आखिर है कौन? डर में चीखता हुआ देवेन अपने आप से ही सवाल किए जा रहा था। इससे पहले कि कल पुलिस उसको उठाकर ले जाती, उसे किसी भी तरह कोई डिसीजन लेकर बचना था। तभी उसे लगा कि उसे सनी को फोन करके पूरी सिचुएशन बता देनी चाहिए। वो चाहता था कि सनी भी जाने कि उसका वो फटीचर जीजा किस तरह से टाइगर से जुड़ा हुआ था। देवेन का दिमाग इस बात को स्वीकार कर चुका था, लेकिन उसका दिल अभी भी नहीं मान रहा था। हालांकि फिलहाल काम दिमाग से लेने का था। जैसे तैसे खड़े होते हुए देवेन को एहसास हो गया कि जिंदा बचने के लिए उसे आज रात ही देश छोड़कर जाना पड़ेगा, फिर चाहे वैभवी उसका इंतजार ही क्यों ना करती रह जाए। वो अपने जख्मी पैरों से टेबल पर फोन उठाने गया और हाँफते हुए सनी का नंबर डायल करने लगा। उसके अंदर फिलहाल गुस्सा और डर एक दूसरे से टकरा रहे थे। क्या देवेन सनी को अभिनव के बारे में बता पाएगा और सनी उसे मान लेगा? सनी का अभिनव के बारे में ये सच जानकर क्या रिएक्शन होगा? क्या अभिनव पुलिस की मदद से देवेन को गिरफ्तार करवा पाएगा या फिर देवेन शहर से भाग जाने में कामयाब हो जाएगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।